लिए थे। कौन कौन से 2 हमने कल पढ़े थे? एलर्जिक राइनाइटिस और साइनसाइटिस। ठीक है, जो विद्यार्थी नए आए हैं मैं उनके लिए बता दूं, सूचना दे दूं आपको कि आज ये दूसरी कक्षा है योग चिकित्सा नामक यूनिट की। ठीक है, पहली क्लास मैंने कल ले ली थी, तो जो लोग नहीं कर पाए हैं वो ऐप में ज्वाइन करके और वहां से लेक्चर कर लेंगे। इसके साथ साथ कल मैंने एक बुक का नाम बताया था, दोनों भाषा में है, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी, जिसको जो अच्छा लगे उस भाषा में पढ़ सकता है। रोग और योग हिंदी भाषा में है और अंग्रेजी में है, योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऐसे करके एक बुक आती है बिहार स्कूल ऑफ योगा की, उसको साथ साथ पढ़ते रहेंगे। इस यूनिट के साथ उसी बुक का सहारा आपको लेना है, क्योंकि योगिक प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेटेड प्रामाणिक जानकारी विद रिसर्च विद रिपोर्ट उस बुक में मेंशन करी गई है। ठीक है, तो उस पुस्तक को आप यहाँ पर देख सकते हैं। कल हमने आपको एलर्जिक राइनाइटिस और साइनसाइटिस बताया था। आज हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ये 3 चीजें हैं जो आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के हिस्से हैं, उनको कंप्लीट करके फिर ये श्वसन तंत्र वाली जो यूनिट है उसकी विकृतियां हैं वो ये समाप्त यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी अगली डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम है सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होता है ये भी मैंने कल आपको बताया था। 4 प्रकार की डिजीज होती हैं, रिस्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, एलर्जेटिक और इन्फेक्शियस, है ना। कोई व्यक्ति को ये 4 प्रकार की डिजीज हो सकती है, स्पेशली श्वसन तंत्र में। तो जो सीओपीडी वाली समस्या है वो ऑब्स्ट्रक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है किसी, एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए मैंने कल भी ये चीज एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी पाइप से पानी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तो अगर उस पाइप में मान लीजिए कुछ जम जाए, है ना, वहां पे कंकड़ या कुछ इस तरीके से, तो ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है ना, इसमें क्या होता है कि जो आपके ब्रोंकाई होते हैं या जो आपकी एल्वेलाई होती हैं उनमें म्यूकस भर जाता है, सलेस्मा जमने लगता है, जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने की वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज हो जाता है। आप इस इमेज में देख रहे होंगे, एक तरफ आपको नॉर्मल एल्वेलाई दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ इम्फाइजिमा वाली कंडीशन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं सीओपीडी होता क्या है, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके अंतर्गत 2 चीजें पढ़नी है, 2 बीमारियां पढ़नी है। पहली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरी इम्फाइजिमा। ठीक है, इन 2 बीमारियों को एक साथ कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, अगर किसी को ये 2 बीमारियां एक साथ हो जाती हैं उसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये 2 बीमारियां कौन सी हैं? इम्फाइजिमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्फाइजिमा क्या होता है। ठीक है, इम्फाइजिमा एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज तो है, लेकिन ये इन्फेक्शन क्रिएट कर देती है, स्पेशली एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे अंगूर लाइक स्ट्रक्चर। उनमें क्या होता है कि जो म्यूकस होता है, ठीक है, वो जमने लगता है और जिसकी वजह से एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। किस प्रकार का गैसेस एक्सचेंज, कौन सा गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई पे, कौन बताएगा? O2 कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल सर। ठीक है, गुड। एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई। ठीक है, वो डैमेज होने, एल्वियोलाई के डैमेज होने की वजह से वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, यानी गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, व्यक्ति के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, इम्फाइजिमा की कंडीशन में। ठीक है, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ पर स्पेशली एल्वियोलाई के डैमेज होने की वजह से। ठीक है, उसकी वॉल रप्चर हो जाती है। ठीक है, वहां पर आप यहाँ पर इस तरफ राइट साइड में देखिए, यहाँ पर आपको कुछ एल्वियोलाई दिखाई दे रहे होंगे, तो उसमें ऐसा लग रहा है कुछ भरा भरा सा है, लेकिन जहां पर नॉर्मल एल्वियोलाई लिखा है वहां पर प्रॉपर स्पेस आपको दिखाई देगा। यही कंडीशन आप यहाँ पर समझिए कि गुब्बारों में, एक तो गुब्बारे अगर खाली होंगे तो प्रॉपर हवा भरेंगे, उसमें अच्छी खासी हवा भर सकते हो, लेकिन अगर गुब्बारे के अंदर पहले से ही कुछ भरा हुआ है तो उतनी हवा नहीं भर पाओगे आप,
वही कंडीशन यहाँ पर है कि जब नॉर्मल एल्विलाई होती है तो हवा प्रॉपर जाती है, ऑक्सीजन CO2 प्रॉपर रहती है एल्विलाई में, लेकिन जब एम्फाइजेमा की वजह से म्यूकस जम जाता है तो उतनी मात्रा में CO2 हो या ऑक्सीजन हो कैरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को एम्फाइजेमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है COPD की, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। यहाँ पर सिलेबस में क्रॉनिक क्यों दिया गया है? मैंने आपको कल भी ये समझाया था एक्यूट और क्रॉनिक में अंतर क्या होता है। एक्यूट जब कम समय के लिए रहे कोई बीमारी, क्रॉनिक जब लंबे समय के लिए है। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि जब कोई लंबे समय तक आपको कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई विकृति होती है तो डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर पूछता है ये बीमारी कितने समय से है, तो आप कहते हो 4 साल से है, 5 साल से है या 2 साल से है, तो समझ में आ जाता है डॉक्टर को ये क्रॉनिक समस्या है। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस, अब यहाँ पर भी आइटिस आ गया। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। इसके अंतर्गत 5 से 5 चीजें होंगी। स्वेलिंग है, रेडनेस है, वो एक जना, ओके, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। यही समस्या होती है, इसीलिए लैपटॉप में लेने से फायदा होता है, वहां पर सबके नाम दिखते हैं। ठीक है, और अभी फोन पे आप कुछ भी कोई भी बोलता है तो समझ में नहीं आता, मैं ही स्पष्ट कर देता हूँ। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकस, और आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। ठीक है, और इन्फ्लामेशन का मतलब 5 चीजें होंगी: रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन और पेन, यानी गर्माहट, लालपन, ठीक है, और जलन, उसकी वजह से सूजन, दर्द और उस अंग का काम न करना। ये 5 कंडीशन जहां पर होंगी उसको बोलेंगे आइटिस, इन्फ्लेमेशन। और ये 5 चीजें अभी कहां पर है? ब्रोंकस में है, ब्रोंकस। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, मैंने आपको बता रखा है सारा। जब ट्रैकिया अपने भाग में विभाजित हो जाता है, किस वर्टिब्रा पर ट्रैकिया विभाजित होता है? ट्रैकिया 2 हिस्सों में किस वर्टिब्रा के पास जाके विभाजित होता है? आवाज आ रही है? आप कोई एक जना तो बोल दो। सर जी 4-5 पे 4-5 पे गड़बड़ हो गई। एग्जैक्ट आंसर बताओ, बताओ। जिसका नेटवर्क सही है वो बताए। पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हो मतलब है? सर्टिफाइड टीसी 5th थोरेसिक वर्टिब्रा 6 या 5th? 5th, 5वीं। जी सर। ठीक है, गुड। 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा पर डिवाइड होता है ये। ठीक है, ये इसको आपको यहाँ पर याद रखना है, कोई नहीं भूलेगा इसको। ठीक है, और अगर भूल गए तो फिर पीडीएफ में नाम भी भूल जाना अपना, जो फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये बहुत छोटे प्रश्न है, अगर इनके जवाब नहीं आ रहे हैं तो क्या ही होगा। ठीक है, तो जब 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा पर ट्रैकिया विभाजित हो जाती है तो ब्रोंकस ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है। उनमें जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें कॉमन कोल्ड यानी सामान्य सर्दी, जुकाम, इस तरीके के जो फ्लू वाले। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। आवाज मेरी आ रही है? हाँ जी सर। जी सर, आ रही है। माइक बंद करो, किसका ऑन है? जो होस्ट है ना, मतलब आई थिंक विकास सर होंगे या कोई और, अगर वो चले गए होंगे तो कोई और भी होगा, बना गए होंगे। जो भी क्लास में कोई लड़का होस्ट बना है या किसी स्टूडेंट को होस्ट बनाया है तो ऐसे लोगों को तुरंत लेफ्ट कर देना, आपसे तुरंत लेफ्ट करना, कोई भी रिमूव कर देना क्लास से, दोबारा एंट्री मत करना। बिल्कुल मूर्ख हो आप लोग। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आवाज नहीं आएगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ताकि आपके जो साथी है ना वो आवाज क्लियर कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखो, बहुत गंभीर समस्या बता रहा हूँ मैं, प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि कॉमन कोल्ड और फ्लू, जब ये समस्या साथ में आती है
इन्फ्लेमेशन के साथ, दैट इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि जब ये समस्याएं लंबे समय तक रहें, ऑनगोइंग इलनेस बढ़ जाए। ऑनगोइंग इलनेस का मतलब है आपकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये बीमारी भी और बढ़ती रहे, उसको बोलते हैं ऑनगोइंग इलनेस। ठीक है, आप बढ़ रहे हो, आपकी बीमारी और खतरनाक हो रही है। जब छोटे थे तो इतना दर्द पीड़ा नहीं हो रहा था, जब बड़े होने लगे दर्द पीड़ा और बढ़ गई। ये होती ऑनगोइंग इलनेस, ये केवल क्रॉनिक बीमारियों में होती है। ठीक है, क्रॉनिक समय उस कंडीशन को कहा जाता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो कम से कम 3 महीने से अधिकतम जितने सालों तक रह सके, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उस अवस्था को क्रॉनिक जीर्ण अवस्था कहा जाता है। ऑनगोइंग इलनेस पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि ऑनगोइंग इलनेस किस कंडीशन से संबंधित है, एक्यूट से, सब एक्यूट से, रिकरेंट से या क्रॉनिक से। ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्रॉनिक लगाएंगे, ना एक्यूट लगाएंगे, ना सब एक्यूट, ना रिकरेंट, ओनली क्रॉनिक। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? क्लिनिकल फीचर्स का मतलब है साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स का मतलब क्या, उस बीमारी के साथ क्या क्या चीजें होती हैं। तो 5 चीजें तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो नहीं भूलना है। जो इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके अतिरिक्त और पेशेंट क्या महसूस करता है, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। ब्रोंकाइटिस का एक बहुत अच्छा चित्र दिया गया है आपको, इधर नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा। तो नॉर्मल ब्रोंकस में देखें कितना अच्छा स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। जो बैंगनी कलर में, जो पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रहा है, पूरा स्पेस है, अच्छी खासी मात्रा में ओपन है, पाइप है। लेकिन वहीं ब्रोंकाइटिस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर म्यूकस जम गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई, सूजन आपको दिखाई दे रही होगी लाल लाल कलर से, रेडनेस आपको दिखाई दे रही होगी, हीट भी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पेस कम हो जाता है। स्पेस कम होने की वजह से चेस्ट में कंजेशन, मतलब कंजेशन का मतलब जकड़न महसूस होती है। ठीक है, म्यूकस जम जाता है येलो कलर का, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, दम घुटने जैसा महसूस होता है, व्हीजिंग साउंड, विस्लिंग मतलब सीटी जैसी आवाज या घड़घड़ाहट जैसी आवाज आती है जब वो पेशेंट सांस लेता है। तो बॉडी में दर्द होता है, फीवर रहता है, रनी स्टफी नोज मतलब ऐसा लगता है कि किसी किसी पेशेंट के नाक बहुत ज्यादा निकलती रहती है, किसी किसी पेशेंट का ऐसा नाक में से लगता है कुछ फंसा हुआ है, सोर थ्रोट, गला भारी भारी सा रहता है। तो ये सारी कंडीशंस कहां पर होंगी, ब्रोंकाइटिस में होंगी। यानी 5 चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, उसके अतिरिक्त क्या क्या, दम घुटने जैसी स्थिति, व्हीजिंग साउंड होना या विस्लिंग साउंड होना। किसी किसी में व्हीजिंग साउंड आता है, ठीक है, घड़घड़ाहट की आवाज, और किसी किसी में सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है। ठीक है, कहां पर, चेस्ट में। ठीक है, जब आप लगाएंगे स्पिंगोमीटर तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लो फीवर, रनी स्टफी नोज, सोर थ्रोट। ठीक है, बॉडी एक, शरीर में दर्द भी रहता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के होते हैं, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इटियोलॉजी का मतलब ये होता है कारण क्या है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स मतलब साइन एंड सिम्टम्स, इटियोलॉजी मतलब उसके कारण क्या है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक्यूट की और क्रॉनिक के दोनों मैंने लिख दिए हैं। एक्यूट तो ये होता है, मान लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, सर्दी खांसी जुकाम की वजह से अगर शॉर्ट टेम्परेरी इन्फ्लेमेशन हो जाए फिर ये ठीक भी हो जाता है, तभी तो ये एक्यूट है। अगर लंबा रहा तो क्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कोई सर्दी खांसी जुकाम का कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से शॉर्ट इन्फ्लेमेशन अगर है तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है कि ये अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा होता है, ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जब आप पिक्चर देख रहे होते हैं मूवी थिएटर हॉल में, तो अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा होता है तो नीचे लिखा आता है। ठीक है, तो स्मोकिंग का इस्तेमाल कोई कर रहा है, टोबैको का इस्तेमाल कोई कर रहा है, सेकेंडरी स्मोकिंग। सेकेंडरी स्मोकर्स का मतलब ये होता है आपने जिंदगी में कभी कोई स्मोकिंग नहीं करी, लेकिन अगर कोई कर रहा है, उसके पड़ोस में आप खड़े हैं और वो आप सांस ले रहे हैं, तो आप उससे ज्यादा नुकसान आपको होगा, क्योंकि उसकी बॉडी तो हैबिचुएट हो गई है, लेकिन आपकी बॉडी हैबिचुएट नहीं हुई तो आपको जल्दी तुरंत नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्मोकर्स। एयर पोल्यूशन, कोई केमिकल इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई केमिकल फ्यूम्स वहां से निकल रहा है, मास्क प्रॉपर नहीं लगाए हुए हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक रहेगा, 2 साल 3 साल तक और खींच सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ मान लीजिए कि फैमिली हिस्ट्री मतलब जेनेटिक, आपके माता पिता को ये समस्या रही हो, जैसे अस्थमा की समस्या जेनेटिक होती है, ब्रोंकाइटिस की समस्या जेनेटिक होती है, और कुछ गैस्ट्रोइसोफेगल, ये मैं आपको डाइजेस्टिव में बताऊंगा, कुछ डाइजेशन की समस्या जो माता पिता को होती है, तो बच्चों, जैसे डायबिटीज अगर माता पिता दादा दादी को है तो हो सकता है आपको या आपके बच्चों को हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम, हेरिडिटरी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो क्रॉनिक कई बार हेरिडिटरी भी होता है।
ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन देखा जाता है कि कैसे हम इसको सुरक्षात्मक कैसे बच सकते हैं। अब डॉक्टर इसमें क्या करते हैं, डॉक्टर सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसको देखते हैं, सीटी वगैरह सुनते हैं, विजिलिंग है कि विजिलिंग है, ठीक है। फिर केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी 2 से 3 पेज का होता है। अगर आपने बीएससी ढंग से करी होगी, योग से करी होगी, या एमएससी ढंग से करी होगी, बीए में जो भी किया होगा, उसमें केस स्टडी करवाते हैं। केस स्टडी में क्या होता है ना, प्रॉपर उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पूरी बायोडाटा निकाल लेते हैं उसका, ठीक है, वाइटल से लेकर के सारा कुछ, तो उसको केस स्टडी बोलते हैं उस व्यक्ति की, ठीक है। एक्सरे वगैरह कराया जाता है, फिर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, डॉक्टर लोग दवाएं देते हैं। मैं भी मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है, कि इस बीमारी में क्या क्या डायग्नोस्टिक टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट रे, ये 3 आपको यहाँ पर, चेस्ट एक्सरे, ये 3 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब अगर किसी को ये समस्या हो गई, समझ में आ गया, तो डॉक्टर क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, जो एंटी हिस्टामाइंस होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली दवाएं देते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रोंकोडायलेटर्स। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, वो मुख में लेकर के, माउथ में लेकर के ऐसे सक करते हैं दवा को, प्रेशर दे करके, उसको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स का मतलब क्या होता है, वो इनहेलर होता है एक तरीके से, ठीक है। उस इनहेलर में दवा भर दी जाती है, ठीक है, फिर उसको उसे इनहेल करते हैं, ठीक है। तो क्या ये क्या करता है, टेम्परेरी आपके ये जो ब्लॉक होती है ना, ये जो ब्रोंकस, इनको ओपन कर देता है। ये अस्थमा में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोंकाइटिस में भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। तो ये चीज है। अभी हम आगे आपको मैनेजमेंट बताएंगे, योगा वाला मैनेजमेंट बताएंगे, आप लोग भी सोच करके रखिए कि ब्रोंकाइटिस में किसी पेशेंट को क्या देना चाहिए, मैं भी आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अगली कंडीशन भी हम लोग देख लेते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रोंकियल अस्थमा क्यों बोला गया, सीधा अस्थमा क्यों लिख दिया गया, क्योंकि अस्थमा 2 प्रकार के होता है, एक होता है ब्रोंकियल अस्थमा, एक होता है कार्डियक अस्थमा, ठीक है। आप लोग जो अमूमन दमा जिसको कहते हो ना, ठीक है, वो यही होता है ब्रोंकियल अस्थमा। इसको एज़मा बोलते हैं, मतलब इसमें टी साइलेंट होता है। डॉक्टर लोग अगर एमबीबीएस कोई कर रहा होगा उसको पता होगा, एज़मा बोला जाता है, ब्रोंकियल एज़मा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस कंडीशन में, ये एक बड़ी कॉमन कंडीशन है, बहुत लोगों को आपने सुना होगा, दमा की समस्या है ना, तो ये बड़ी कॉमन कंडीशन होती है, लेकिन अब इसका इलाज बहुत अच्छा होने लगा है, तो अब ये कम होने लगी है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये ब्रोंकाइटिस का ये एक बड़ा स्वरूप है। ब्रोंकाइटिस में कहां तक इन्फ्लेमेशन हो रहा था, केवल ब्रोंकस तक, लेकिन दमा में यानी अस्थमा में कहां पर इन्फ्लेमेशन और पूरा इन्फेक्शन हो रहा है, ट्रैकिया तक। अब ये बीमारी ब्रोंकस से नहीं रह गया, ऊपर तक आ गई, ट्रैकिया तक खिंच गई है, ठीक है। यानी जो बलगम है, स्पूटम जिसको बोलते हो, वो ट्रैकिया तक पूरा जमा हुआ है, ठीक है, म्यूकस पूरा जमा हुआ है, तो उस कंडीशन को अस्थमा कहा जाता है। यानी जब ट्रैकिया से लेकर के, ठीक है, आपके ब्रोंकस तक, प्राइमरी ब्रोंकस तक पूरा म्यूकस जमा हुआ रहता है, ठीक है, उस कंडीशन को ब्रोंकियल अस्थमा कहा जाता है। और ये किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी जेंडर वाले को हो सकता है, डिपेंड अपॉन एनवायरमेंटल एंड हेरिडेटरी फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो रेस्पिरेटरी बीमारियां होती है ना, ये 2 पॉइंट पे डिफाइन है। एक तो एनवायरमेंटल, आप श्वास किस वातावरण में ले रहे हो, अगर हवा वहां की विषैली है तो 110% आपको ये बीमारी होगी, और अगर माता पिता को है तो 100%, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर माता पिता को है तो 100% में से 95% केसेस में हो सकता है, 5% ऐसे केस होते हैं जिनमें नहीं भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो ही जाए, अगर बच्चा प्रॉपर ध्यान रखे अपना तो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल एंड हेरिडेटरी फैक्टर्स, ठीक है, किस हिसाब से होते हैं। इसके साथ साथ जब ये बीमारी आती है तो सांस लेने में समस्या होती है। अब आप अपने आप को महसूस करिए कि अगर किसी को ये बीमारी है और आप उसका इलाज कर रहे हो, तो वो क्या क्या महसूस करेगा, वो यही बोलेगा ना, डॉक्टर साहब हमको सांस लेने में समस्या हो रही है, उसको बार बार खांसी आएगी, विजिलिंग साउंड, व्हीजिंग साउंड, जो वहां पर जो ब्रोंकाइटिस में हो रहा था वो भी यहाँ पर होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि म्यूकस ब्रोंकस में भी जमा हुआ है और अब ये थोड़ा लार्ज है, यानी ट्रैकिया तक आ गया, तो विजिलिंग या व्हीजिंग ये साउंड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब ऐसा लगेगा जैसा जल्दी जल्दी सांस लेने, जैसे एक डॉगी लेता है ना, डॉगी आपने देखा होगा कुत्ते को कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो ऐसा दमा वाला पेशेंट भी ना जल्दी जल्दी सांस लेने का कोशिश करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्पेस प्रॉपर नहीं होता है ना उस पाइप में, ट्रैकिया वगैरह में, तो उसको लगता है जल्दी जल्दी सांस लो वरना ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वो जानबूझ के नहीं करता, वो
प्रतिबद्ध होता है, मजबूर होता है ऐसा करने के लिए। अगर ऐसा नहीं करेगा दम घुटने जैसा महसूस होगा। ठीक है, जब बहुत थर्ड स्टेज में जब पहुंच जाता है ब्रोंकियल अस्थमा तो ये कंडीशन होती है। क्या क्या समस्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस, मतलब छाती में ऐसा लगेगा कुछ चुभ रहा है, बहुत टाइटनेस महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। ठीक है, श्वास बाहर छोड़ने पर, अंदर लेने पर भी और बाहर छोड़ने पर भी, दोनों में विजलिंग या बीजिंग साउंड आता है। स्पेशली श्वास बाहर छोड़ने पर ज्यादा महसूस होता है, आता अंदर लेने पर भी है, लेकिन सबसे क्लियर जो साउंड आता है समझ में डॉक्टर को, वो श्वास से बाहर छोड़ रहा होता है। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों में अगर होता है तो विजिंग साउंड बड़ा कॉमन रहता है, बड़ों में विजलिंग साउंड होता है, सीटी जैसी आवाज आती है। ठीक है, ट्रबल स्लीपिंग, बिल्कुल ठीक बात है ना, ऐसा व्यक्ति सो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप कोई समझ लो सोते समय नाक पे कोई तकिया रख दे तो तुरंत जग जाओगे, चाहे कितनी भी आप गंभीर निद्रा में सो रहे हो, क्योंकि श्वास बड़ी इंपॉर्टेंट है। तकिया छोड़ो, अगर आपकी कोई नाक भी दबा दे तो आपका मुख खुल जाएगा अपने आप सांस लेने के लिए, और कोई मुख भी दबा दे तो तुरंत जग जाओगे आप, 1 मिनट में जग जाओगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा साइकिल डिफाइन है ना, पॉन्स मेडुला, याद करिए, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर, मैंने आपको बताया ब्रेन स्टेम, पॉन्स और मेडुला इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आप वायरसेस, कोल्ड, कॉमन फ्लू, सर्दी खांसी जुकाम की वजह से ट्रिगर होता है। अगर किसी को दमा की समस्या है तो प्रयास करें कि उसको कफ जनित रोग ना हो, अन्यथा ये समस्या और बढ़ जाएगी। ठीक है, श्वास लेने में समस्या होती है, तो ये सारी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग, मतलब श्वास लेने में समस्या है, दम घुटने जैसा महसूस होना, तो ये सारे सिम्टम्स हैं ब्रोंकियल अस्थमा के। ठीक है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कई प्रकार का होता है ये। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, एलर्जी इंड्यूस्ड अस्थमा। अब यहाँ पर जस्ट नाम के हिसाब से दे दिया गया है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा का मतलब ये होता है जो व्यक्ति लंबे समय तक जीर्ण अवस्था में रहते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। ठीक है, जो समय समय पर सर्दी खांसी जुकाम यानी कफ जनित बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, और आपको पता है कफ जो दूर होता है वो योगाभ्यास से दूर होता है। ठीक है, तो जो कफ जनित बीमारियों से, जिनका कफ बढ़ा होता है, उनको जिस प्रकार का अस्थमा होता है उसको बोलते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा का मतलब ये होता है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसके नाम पर उन्होंने रख दिया ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशन किस जगह पर है, आपका काम, जैसे पूछते ना आपके पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, तो वही चीज है कि आप किस जगह पर काम कर रहे हो, कोई गैसेस कंपनी में काम कर रहे हो, कोई ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पर डस्ट ज्यादा है, केमिकल फ्यूम्स ज्यादा है, तो वहां पर आपको ये समस्या हो सकती है। एलर्जी इंड्यूस्ड अस्थमा, मान लीजिए कोई पोलन है, डस्ट माइट है, ठीक है, कई प्रकार के जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, वुड्स वगैरह के जो, तो उनकी वजह से, है ना, जो एलर्जी किसी किसी को हो जाती है, जैसे कि किसी जानवर के बाल के रेशों से किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को फूल सूंघने से जो उसमें बैठे होते हैं छोटे छोटे वायरस, उनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। कोई लकड़ी का काम कहीं पर चल रहा हो तो वो जो जाता है, डस्ट माइट, अगर घर की साफ सफाई आप कर रहे हो और अगर किसी को दमा है और घर की साफ सफाई वो पेशेंट कर रहा है और प्रॉपर उसने मास्क वगैरह नहीं लगाया है तो तुरंत उसको समस्या हो जाएगी। ठीक है, तुरंत खांसने लगेगा, गंभीर समस्या हो सकती है। तो एलर्जी की वजह से जब अस्थमा बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं एलर्जी इंड्यूस्ड अस्थमा। उसके बाद यहाँ पर 3 तो ऊपर ये 3 जो है ना, ये रिपीट है, एलर्जिक, एक्सरसाइज और ऑक्यूपेशन। ये 3 मैंने अभी आपको यहाँ पढ़ा दिए। एक यहाँ पर जो नया पॉइंट आया है वो है नॉन एनर्जिक, बाकी 3 मैंने क्लियर कर दिए। जो 3 यहाँ पर लिखे ना वही 3 यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, लेकिन जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा नॉन एलर्जिक, मतलब एक तो एलर्जी की वजह पोलन, माइट, टेंडर, उसकी वजह से। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉन एलर्जिक। ठीक है, नॉन एलर्जिक का मतलब ये होता है कि कोई एलर्जी की वजह से नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार से अभी तो कोई मानसिक तनाव है किसी को। ठीक है, आदिजय व्याधि आपने जो वशिष्ठ में पढ़ा होगा, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, आपको पता है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, मतलब अगर मानसिक बीमारी है तो आपको शारीरिक बीमारी हो जाएगी, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, किसी प्रकार की मेंटल इलनेस, उसकी वजह से कई बार आपकी श्वास प्रश्वास, क्योंकि ऐसा पेशेंट जो मानसिक रूप से बीमार होता है ना बहुत जल्दी घबरा जाता है, घबराने की वजह से उसकी श्वास प्रश्वास ऊपर चढ़ने लगती है, खांसी आने लगती है, स्नीजिंग होने लगती है, तो ऐसे पेशेंट को दमा ट्रिगरिंग कर सकता है, मतलब उसको बढ़ा सकता है। अगर ऐसे पेशेंट में ब्रोंकाइटिस या अस्थमा के लक्षण है और अगर उसको मानसिक बीमारी भी है तो ऐसा पेशेंट बहुत जल्दी घातक स्टेज में जा सकता है। ठीक
ठीक है, तो नॉन एलर्जिक कंडीशन ये होती हैं अस्थमा की। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ट्रैकिया से लेकर के ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स तक जब म्यूकस जमा होने लगता है, जब वो प्रॉपर श्वास प्रश्वास लेने में समस्या होती है, ठीक है, चेस्ट में टाइटनेस पेन महसूस होता है, श्वास प्रश्वास लेने में समस्या होती है, व्हीजिंग साउंड होता है, ठीक है, विस्लिंग साउंड होता है, श्वास अगर नहीं प्रॉपर आती है तो स्लीपिंग में समस्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाती है, तो उस कंडीशन को अस्थमा या दमा की कंडीशन कहा जाता है। कई बार जब बहुत लंबे समय तक दमा रहता है तो खांसी इतनी भयंकर आती है कि उससे ब्लीडिंग भी होने लगती है, कफ से ब्लीडिंग, बलगम निकलता है, स्पूटम मतलब एकदम गाढ़ा येलो कलर का मुख से, माउथ से, ठीक है, तो ये सब दमा की कंडीशन होती है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स, ये बड़ा आसान तरीका है कि इनहेलर दे दो, उसमें दवा भर दो और टेम्परेरी जो है ये काम करता है। इसके साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और कुछ यहाँ पर लिखा है प्रॉपर इनहेलर, ये वही ब्रोंकोडायलेटर्स ही है, ठीक है, दवा देकर के। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि दमा, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिस पर डॉक्टर कहता है कि आपको लंबे समय तक हो सकता है। इवन डायबिटीज वगैरह में तो या हाइपरटेंशन वगैरह में तो यहाँ तक भी होता है कि कुछ डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको जिंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, आपको जिंदगी भर इनहेलर लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन योग वगैरह में क्या, अगर आप प्रॉपर उपचार करते हो, ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि बीमारियां जब हो जाती है ना तो तुरंत आपको उपचार नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य को आपको ध्यान रखना है। तुरंत कोई गंभीर समस्या है तो पहले उसका चेकअप कराने के लिए आपको डॉक्टर को ही रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि योग जो एक पद्धति है ना वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में करी जाती है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ज्यादा उपयोगी होती है। हाँ, लेकिन जब वो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत जगह से परेशान थके हारे होकर के भी व्यक्ति आते हैं कि हमने मॉडर्न में भी इलाज करा लिया, हम यहाँ डॉक्टर को भी दिखा लिया, उस डॉक्टर को भी दिखा लिया, फिर भी हम नहीं ठीक हो रहे हैं, तो अब हम एक योग थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं और उससे हम योगा के द्वारा ठीक करेंगे। तो पहले आप उसकी रिपोर्ट वगैरह देखेंगे, क्या उसने टेस्ट कराया, कौन कौन सी दवाइयां ली, किस प्रकार की उसकी केस स्टडी है, फिर उस प्रकार से आप प्रोटोकॉल बनाते हैं। ये थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल होता है और ये आप स्टडी के साथ साथ समय समय पर सीखते हैं। क्या क्या योगिक मैनेजमेंट होना चाहिए, तो ये जो मैनेजमेंट मैंने लिया है योग और योग, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा वाली पुस्तक है उसी में ये सारा मेंशन है। इतने आसन मैंने वहीं से उठाए हैं, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ऑथेंटिक बुक से लेने पर ना यूजीसी नेट क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक से बनाते हैं। मेरा क्या व्यू है ये मैटर नहीं करता, आपका क्या व्यू ये मैटर नहीं करता, केवल धाम की पुस्तकों का क्या व्यू है, लोनावाला की पुस्तकों का क्या व्यू है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की पुस्तकों का क्या व्यू है, ये मैटर करता है। क्वेश्चन वहां से बनते हैं, इसलिए बुक पढ़ी जाती है ऑथेंटिक सोर्सेस के अनुसार, ठीक है। तो इसमें आसन में कई सारे आसन यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सारे आसन कराओ। मैंने कहा ना, मैंने आपको प्रिंसिपल सबसे पहले पढ़ाए थे, देह, काल, शक्ति युक्त शिक्षण, ठीक है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, इन सब के अनुसार आपको समय समय पर प्रोटोकॉल को चेंज करते रहना चाहिए। प्राणायाम यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो यहाँ पर एक प्राणायाम दिया हुआ है भस्त्रिका प्राणायाम से तुरंत मैं एग्री नहीं करता कि किसी को ब्रोंकाइटिस या अस्थमा है तो आप उसको भस्त्रिका दे दो, ये तुरंत नहीं होना चाहिए। आप उसमें नाड़ी शोधन करा सकते हो, अनुलोम विलोम दे सकते हो। कई बार क्या होता है, आप अपने अनुसार थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है जो बुक में लिखा है, मान लीजिए डॉक्टर का अगर लिखा है बुक में इस बीमारी पे 200 mg का दवा देनी है, ठीक है, लेकिन अगर वो छोटा बच्चा है या वो वृद्ध व्यक्ति है तो 50 mg की दवा देगा ना, 200 mg का क्यों देगा, उतना झेल ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो, बीमार हो जाएगा और समस्या घातक हो जाएगी। तो कई बार आपको अपने हिसाब से भी यहाँ पर चेंज कर देना चाहिए। ये तो आप देख रहे हैं, इसके अलावा आपका दिमाग क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए। अगर किसी को अस्थमा की समस्या है तो और क्या दे सकते हो इसके अलावा, जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो इनके अलावा, बताइए। कोई और मुद्रा, कोई और बंद, कोई और षटकर्म जो आपको लग रहा हो कि अगर कोई दिमाग करा सकते हैं, लघु संघ प्रक्षालन करा सकते हैं क्या? वमन धोती, लघु संघ प्रक्षालन, ये थोड़ा सा अगर प्रैक्टिशनर है, मतलब हमारे आप जैसा ही। हाँ, कौन सा आसन सर? गोमुखासन। गोमुखासन, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। गोमुखासन सबसे बेस्ट है। गोमुखासन में तो बहुत रिसर्च है। चक्रासन नहीं करा सकते, नहीं चक्रासन क्यों नहीं कराएंगे? चक्रासन यहाँ पर जो लिखा है ना वो तुरंत आप, तुरंत मैं समझ
समझ रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ चक्रासन मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये चक्रासन इन्होंने लिखा है तुरंत आप नहीं, मेरी बात आप पूरी कंप्लीट होने दीजिए। तुरंत चक्रासन आप नहीं करा सकते। जब मैंने आपसे क्या कहा, प्रोटोकॉल डॉक्टर पूरा लिख देता है, लेकिन सारी दवाइयां एक साथ थोड़ी देते हो। दवाइयां समय समय पर दी जाती है। डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले बोलता है 10 दिन तक आप ये दवा खाओ, 10 दिन बाद फिर आना हमारे पास। फिर आप 10 दिन बाद जाते हो, फिर वो बोलता है अच्छा इसमें से अब ये तो हटा दो, ये तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब ये खाना। फिर 10 दिन बाद आना, फिर 10 दिन बाद आप जाते हो, फिर वो बोलता है अच्छा 2 इसमें और कैंसिल करो, ये हटाओ, अब ये दवा लेना। ऐसे ही आपको करना है, सब कुछ एक साथ नहीं उसको कर देना है। बार बार उसको एक तरीके से अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है, इंटरवेंशन में रखना है। रिसर्च जो होती 6-6 महीने तक क्यों चलती है, इंटरवेंशन में रखना है, एड ऑन करते रहना है। लास्ट स्टेज में आप अर्ध करवाइए, पूर्ण कराइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन शुरुआती अवस्था में सबसे पहला इन्होंने पॉइंट बताया गोमो का सबसे बेस्ट शुरुआती अवस्था में कराने के लिए, ठीक है। सूक्ष्म व्यायाम, अगर सूर्य नमस्कार कर सके तो सूर्य नमस्कार, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा शुरुआती स्टेज में आप बताइए, शुरुआती स्टेज में क्या क्या करा सकते हैं? सेक्शनल ब्रीदिंग कर सकते हैं, एब्डोमिन, थोरेसिक और कैविकुलर विद आकारा ओम चैंटिंग के साथ, विद वेरियस मुद्रा, चिन्मय और आदि मुद्रा के साथ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग मतलब ओमकारा का चैंटिंग करते हैं तो हमारा नोजल कैविटी जो 4 साइनसेस है ना, उसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, वो ट्रिगर होता है, और वो ब्रीदिंग के लिए और हमारे जो जीवन के ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन में जो वेसल की इनर मोस्ट लेयर जो होती है, वो उनको ट्रिगर करने की वो नाइट्रिक ऑक्साइड काम करता है। तो ओवरऑल बॉडी का हेल्थ अपना ठीक होता है, तो मुझे लगता है ये भी काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे डॉक्टरपैथी में हम लोग थॉट पैक भी दे सकते हैं ना। नेचुरोपैथी की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी को थोड़ा साइड में रखना है अभी, योगा वाली। वैसे तो एक्यूप्रेशर में बहुत कुछ है, बोल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा ना वो, ठीक है। हाँ, तो ये सारे चीजें जो हम सिंहासन करा सकते हैं। जनासन आप करा सकते हैं, क्योंकि वो कई बार कफ गले के लिए बहुत अच्छा बताया गया है, ठीक है। वोकल कॉर्ड के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है सिंह गर्जनासन, ठीक है। वो आगे जैसे जैसे पेशेंट की क्षमता बढ़ती है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वोकल कॉर्ड, स्पीच और वॉइस बॉक्स या आप बोले लैरिंग्स के लिए सबसे बेस्ट होता है सिंह गर्जनासन, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि जो इसमें जो शलभासन और जो उत्तान पादासन, सुप्तपूर्ण मुक्तासन करवा सकते हैं सब। तो देखिए, कुछ चीजों को आप रिसर्च वेरीफाई भी करिएगा, ठीक है। जब आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, अलग जैसे गोमुख आसन पे तो बहुत रिसर्च हुए हैं, उस पे क्या नाम है आपके अस्थमा पर बहुत रिसर्च हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है उष्ट्रासन, तो उष्ट्रासन पे भी कुछ रिसर्चेस हुई हैं, लेकिन वो ब्रोंकाइटिस के लिए हुई हैं, ठीक है। तो वो भी हाँ। फिर यहाँ पर धनुरासन लिखा हुआ है, तो धनुरासन की जो रिसर्च हुई वो एक्यूट ब्रोंकस के लिए बताया गया है, ठीक है। यानी जब बीमारी कम समय के लिए हो, जीर्ण बीमारी में फिर हम मॉडिफाई करते हैं, हम धनुरासन की जगह पहले बोलते हैं सर्पासन करो, भुजंगासन की जगह हम बोलते हैं पहले सर्पासन करो, फिर आप प्रॉपर बेंडिंग लेके जाओ, मतलब मॉडिफिकेशन के अनुसार। यहाँ पर अभी चूंकि ऑथेंटिक बुक है तो उन्होंने बिल्कुल प्रामाणिक नाम लिख दिए हैं जो आप बुक में पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जब आप उस फील्ड में उतरते हो तो आपको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ता है, इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप जब गरण संहिता हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे ना, तो जब अलग अलग आसन के लाभ पढ़ेंगे, उन लाभ को याद रखिएगा, ठीक है। वहां से डायरेक्टली जब प्रश्न बनेंगे तो इन बीमारियों का मेंशन है वहां पर। चलिए अगली हम यहाँ पर इन्फेक्शियस बीमारी की हम बात करें, ट्यूबरक्लोसिस। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है, टीबी, ठीक है। इसके बारे में जानकारी जरूरी है एक योग के विद्यार्थी का कि टीबी क्या होती है। ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, 2 प्रकार की होती है ये, लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी, ठीक है। लेटेंट टीबी का मतलब ये होता है जब बैक्टीरिया प्रसुप्त अवस्था में एक तरीके से होता है, मतलब आपके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है लेकिन तुरंत उसके सिम्टम नहीं आए हैं। मान लीजिए ऐसे पेशेंट के पास गए जिसके पास टीबी था, उसने खांसा और आप वहीं खड़े हो, ठीक है, मूर्खों की भांति, आपने मास्क नहीं लगाया है और आप प्रॉपर इनहेल कर रहे हो, तो वो बैक्टीरिया जो उसके अंदर है वो आपके अंदर चला गया। तो अभी तुरंत तो ऐसा तो है नहीं कि बैक्टीरिया गया और रात में ही आपको टीबी शुरू हो जाएगी। जैसे बैक्टीरिया अंदर गया तो वो लेटेंट अवस्था है, मतलब वो इन्फेक्शन अब डेवलप करेगा। तो ये पहले स्टेज। दूसरी क्या, अब धीरे धीरे प्रॉपर इम्यून सिस्टम आपका वीक होने लगा है, बीमारी बढ़ने लगी है, टीबी का जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगा है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव टीबी।
ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। आप यहाँ पर देखेंगे लंग्स में इस तरीके से, पिक्चर में आप देखिए लंग्स में इस तरीके से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डेवलप करता है, और जिस जगह पर ये डेवलप हो जाता है उस जगह के एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल्स, उन सबको बर्बाद कर देता है, पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। इतना खतरनाक बीमारी ये होती है। एक समय पहले तो इलाज नहीं होता था, क्षय रोग बोलते थे, इंसान की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन अभी 6 महीने तक अगर डॉट्स दवा खाते हो सरकारी अस्पताल में मिल जाती है। डेली आपको एक दवा खानी है, और इस कंडीशन में योगा नहीं कराना, ध्यान रखिएगा टीबी वाले में, इसीलिए यूजीसी ने इतने दिया नहीं है इसमें, ठीक है। टीबी वाला पेशेंट इतना कमजोर हो जाता है, शरीर एकदम खत्म हो जाता है, मतलब इतना कमजोर हो जाता है, कई बार लोग तुलना करने लगते हैं। मान लीजिए कि कहीं गांव में कोई बहुत दुबला पतला हो जाए तो गांव वाले बोल नहीं देते हैं क्या खाते पीते टीबी हो गई है क्या तुमको, मतलब तुलना ही करने लगते हैं ऐसे, इतना खत्म व्यक्ति हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमजोर, मांस कम हो जाता है, मसल्स डैमेज होने लगती हैं, भूख नहीं लगती है उसको, स्वेलिंग, फीवर, रात्रि में पसीना बहुत आता है, छाती में पेन बहुत रहता है, बहुत फ्लेगम, कफ बहुत जमा रहता है, खांसी आती है तो खांसी से ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। तो ये समस्या सारी होती हैं जो मैंने फीचर्स आपको बता दिए हैं। वजन कम हो जाता है उसका, बॉडी वेट कम हो जाता है, मांसपेशियों का क्षरण होने लगता है, ठीक है, बहुत जल्दी थकान आ जाती है उसको, ठीक है। तो ये सारे बैक्टीरिया ये जो होते हैं ये टीबी के सिम्टम्स होते हैं। डॉट्स दवा जो होती है वो इतनी रेगुलरिटी के साथ खानी पड़ती है कि अगर आपने एक दिन भी दवा मिस करी तो आपको कोर्स दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मतलब 6 महीने बोले, डॉक्टर ने बोला 6 महीने आप खानी ही खानी, एक भी दिन मिस नहीं करना है। जैसे मैं बोलता हूँ यूजीसी नेट तक 6 महीने आपको रेगुलर पढ़ाना है, एक भी दिन मिस नहीं करना। अगर एक भी दिन मिस कर दिया तो आपकी यात्रा दोबारा से शुरू हो जाएगी। वैसे यहाँ पर है, टीबी इतना खतरनाक होता है, लेकिन अब ये क्योर होने लगा है, ठीक है, प्योरली क्योर हो जाता है। लेकिन हाँ, टीबी के दवाई के साथ इस पर प्राणायाम बड़ा इफेक्टिव है। जब हम स्टडी कर रहे थे, बीएससी एमएससी कर रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट को था, उन्होंने बताया नहीं, बाद में फिर वो उड़ती खबर आई कि इनको ये चीज थी, ठीक है, बताते क्यों नहीं कि किसी और को ना हो जाए, लेकिन उन्होंने ठीक कर लिया था। आधी तो वो घर से ही ठीक होके आ गए थे, आधी उन्होंने दवा और प्राणायाम से ठीक कर लिया। तो इस बीमारी में केवल प्राणायाम सबसे बेस्ट होता है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन, क्योंकि कुंभक नहीं कराया जाता है, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन, ये प्राणायाम ऐसे होते हैं जो इस बीमारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि लंग्स की स्ट्रेंथ को डेवलप करना जो प्राणायाम से ही संभव है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ मैंने आपको यहाँ पर चीजें बताई हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि नाड़ी शोधन विदाउट कुंभक नहीं करना है, और अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम है। 3 प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आसन देखो मैंने ज्यादा कुछ इसमें लिखे नहीं है, ना कि बुक में लिखे गए हैं, क्योंकि आसन इसमें कम कराने होते हैं, बिल्कुल नहीं कराने होते, कमजोर बहुत शरीर हो जाता है तो आसन नहीं कर पाएगा। केवल प्राणायाम, शवासन, योग निद्रा, इतना। इसके अलावा डाइट बड़ा ज्यादा भूमिका निभाती है इसमें। डाइट में मतलब क्या, कफ जनित डाइट उनको नहीं देना है, सीधी सीधी बात ये है। कफ वाली डाइट और ऑयली डाइट ये उनको बिल्कुल नहीं देना है। कुछ चीजें आप यहाँ पर जो कफ को रिमूव करने वाली, ठीक है, जैसे काली मिर्च हो गया, पिपली हो गया, सौंठ हो गया, अदरक हो गया, जो कफ को रिमूव करती है उनको देना है, वो चीजें यहाँ पर देना है। और अगर किसी को दूध के साथ दवा बताई जाती है तो दूध बिना हल्दी का नहीं देना है, क्योंकि हल्दी जब डाल देते हो ना आप तो कफ बढ़ाता नहीं है। ये आप लोग भी कर सकते हो, जिनका कफ रहता है ना और दूध पीना चाहते हैं, डॉक्टर बोलता है दूध नहीं पीना है, तो आप उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल लो, हल्दी वाला दूध पियो, उसकी प्रकृति तुरंत चेंज हो जाएगी और कभी कफ नहीं बढ़ाएगा आप, ठीक है। तो इतनी हल्दी का कमाल होता है, लेकिन हल्दी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, घर की पिसी हुई, बाजार वाली नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं टीबी वाले पेशेंट को यहाँ पर दी जाती है। तो इतनी जो हमने बातें करी हैं ये सब रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की हमने बातें करी। अब जो हम चल रहे हैं वो प्योरली हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, यानी हार्ट और हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां, उनको हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है, जो आपके ब्लड वेसल्स को, हार्ट को इन्फेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, विकृतियां बढ़ाती हैं, उनको हमें यहाँ पर देखना है। जो कि 5 से 6 बीमारियां आपके सिलेबस में है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में होंगी उतनी ही मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। कुछ 6 पॉइंट तो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, जैसे हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और इस्केमिक आर्टरी डिजीज, एक ही होता है, यहाँ पर डबल लिख दिया गया है, ये एक ही होता है, ठीक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और एंजाइना पेक्टोरिस, ये कुछ 5 बीमारियां हैं
जो आपको यहाँ पर पढ़नी। मैं एक एक करके समझाऊंगा हिंदी में भी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं ना, हार्ट वगैरह मैंने सब पढ़ा रखा है आपको। हार्ट में दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, एक राइट साइड वाला होता है, एक लेफ्ट साइड वाला होता है। राइट साइड में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व होता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये पूरी हार्ट की एनाटॉमी मैंने आपको बताई है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की, उच्च रक्तचाप, है ना। किसी का जब बीपी बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स को बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। जब बीपी बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है, ठीक है। और ये एक ऐसी बीमारी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर लंबे समय तक रही तो बहुत सारी और हृदय की रोगों को उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि स्ट्रोक, बार बार हार्ट अटैक आना। कई बार तो लंबे समय तक अगर बीपी बहुत बढ़ जाता है ना, तो फिर डेथ भी हो सकती है व्यक्ति को, ठीक है। सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी बीमारियां और अपने साथ लेकर के आता है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ही हाइपरटेंशन इज द मदर ऑफ डिजीज ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जैसे कॉन्स्टिपेशन कब्ज जो होता है वो पाचन तंत्र की रोगों की मदर होती है, मतलब माता है। अगर वो आएगी तो और बीमारियां लेकर के आएगी, कब्ज कॉन्स्टिपेशन। ऐसा ही अगर हाइपरटेंशन है तो वो और बीमारियों को लेकर के आता है, स्पेशली कार्डियक में, हार्ट से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर हमने आपको बीपी के बारे में मैंने बताया था पहले भी, सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक उसे कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब पंप करता है, ठीक है, वो 120 mm होता है, mmHg होता है। डायस्टोलिक जब हार्ट दोबारा रिफिल हो रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, इसीलिए वो कम होता है, इसीलिए वो 80 mmHg होता है, ठीक है। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 mmHg, ठीक है, ये होता है। यहाँ पर लिखा है HTN, HTN का मतलब है हाइपरटेंशन, उसी का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है HTN, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि HTN, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ये इतनी खतरनाक समस्या है, लंबे समय तक अगर रही तो आपकी हार्ट की ब्लड वेसल्स को तो डैमेज करेगा ही करेगा, किडनी, आई और ब्रेन, यानी आपकी जो यकृत, आपका मस्तिष्क और आपकी आंख, यहाँ की कैपिलरीज को भी ये डैमेज कर सकता है। उसकी वजह से कई बार स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है व्यक्ति को, है ना। मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन है और आपने उससे अच्छे से बातचीत नहीं करी और आप उसको योगा सिखा रहे हैं, आपने गलती से उसको शीर्षासन करवा दिया, लंबे समय तक वो होल्ड रखा, हो सकता है उसकी आंखों के कैपिलरीज फट जाए, हो सकता है उसकी ब्रेन की कैपिलरीज फट जाए। इसीलिए कई बार ऐसे जब आप कहीं योगा सिखा रहे होते हैं तो जितने भी आपके क्लाइंट होते हैं उनकी केस स्टडी लेनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। जैसे जब डॉक्टर जब सरकार जब आर्मी वगैरह में भर्ती करती है, आर्मी तो छोड़ो, जितनी भी ए ग्रेड की जॉब्स होती है ना, जब गवर्नमेंट जब आपको जॉब मिलती है उसमें एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट क्यों होता है कि आप उस पोस्ट पे जा रहे हो तो आप सब कुछ स्वस्थ हो कि नहीं, तो आपको भी मेडिकल टेस्ट लेना चाहिए। अगर आप कहीं पर क्लाइंट आपके हैं और आप उनको सिखा रहे हो डेली सुबह शाम कुछ ना कुछ योगा वगैरह, तो आपको उनको पूछना चाहिए आपको कोई बीमारी, आपको ही भरना पड़ेगा आपने अगर गलती करवा दी तो, ठीक है। किसी को हाइपरटेंशन तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं तो नॉर्मल है 120/80, बिलो का मतलब है, बिलो मतलब इतना भी ना हो कि 110, मतलब 120 अगर बोला गया तो 118 भी हो तो चलेगा, ठीक है, 78 भी हो तो चलेगा, ठीक है। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इसीलिए बिलो लिख दिया गया है। 120/80 तो सबसे बेस्ट है, लेकिन किसी को 118 115 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर हो गया 120 से ऊपर और 139 के नीचे तो उसको बोलेंगे प्री हाइपरटेंशन। ऐसे यहाँ पर 80 से 89, ठीक है, यानी 80 to 89 प्री हाइपरटेंशन। स्टेज 1 क्या होगी, जब 140 से 159 रहेगा सिस्टोलिक और 90 से 99 रहेगा डायस्टोलिक। स्टेज 2 क्या है, 160 अबव और 100 अबव, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अगर किसी का बीपी 180 और 1/110 से ऊपर है, यानी किसी का 190 या 120 है, 190/120, तो ऐसे पेशेंट को क्राइसिस यानी मॉर्बिडिटी, मृत्यु दर, मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है उसको अगर प्रॉपर वो इलाज ना करवाए तो, ठीक है। तो ये बहुत क्राइसिस वाली कंडीशन होती है। मान लीजिए कि अब स्वाभाविक सी बात है ना कि
आप बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि आप कुकर में खाना बना रहे हैं और कुकर की सीटी खराब हो गई है, अब सीटी निकल नहीं रही है, नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही, सेफ्टी वाल्व भी खराब हो, फट जाएगा। वो क्या करेगा, प्रेशर हो रहा है ना उसमें, बढ़ रहा है, और जब फटेगा तो जो बना रहा होगा उसको भी फाड़ देगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा वो। तो वही कंडीशन है कि वो बीपी बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, कोई इलाज करवाई नहीं तो फट जाएंगी सारी की सारी कैपिलरीज, और जहां कैपिलरीज आर्टरी फटी इंसान की तुरंत डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बीपी का रोल आपकी बॉडी में। तो ये चीजें आपको स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 क्राइसिस वाले स्टेज आपको यहाँ पर याद रखने, ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्या कॉज हो सकते हैं? लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सबसे बड़ा कारण है। आज के समय में लोगों का बीपी हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, कॉन्स्टिपेशन। क्यों? क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पड़े हैं ऐसे, वर्क फ्रॉम होम, बस सिर्फ उठना है, काम करना है, सो जाना है, उठना है, काम करना है, सो जाना है, कुछ भी उनके अंदर क्रिएटिविटी है ही नहीं। सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस, ये तो स्वाभाविक सी बात। विटामिन डी की डिफिशियंसी है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग धूप लेना चाहते हैं। जिस समय की धूप लेना चाहिए उस समय तो लोग सो के उठते हैं। आपको सुबह 6-7 बजे की धूप लेनी चाहिए, 7-8 बजे की धूप, लेकिन आप सो के उठ ही 9 बजे रहे हो। और जब धूप आपको नहीं लेनी चाहिए 11-12 बजे वाली, तब आप धूप ले रहे हो। 11-12 बजे वाली धूप बड़ी खतरनाक होती है, उससे बचना चाहिए। 12, 1, 2, 3 वाली, केवल मॉर्निंग की धूप अच्छी होती है, जब उग रहा हो सूर्य या ढल रहा हो सूर्य। ठीक है, उस समय की, उससे विटामिन डी, सॉल्ट सेंसिटिविटी, मतलब नमक ज्यादा लेने से भी समस्या होती है। ठीक है, बीपी बढ़ता है। एंडोक्राइन डिसफंक्शन है ना, मैंने आपको बताया था, TSH, प्रॉपर थायराइड ग्लैंड ना काम कर रही हो, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर ना काम कर रही हो, उसकी वजह से, या किडनी फेल्योर। ठीक है, बहुत लंबे समय तक जो दारू पीते हैं ना, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनका लीवर और किडनी दोनों खराब हो जाती है, और जिनका लीवर और किडनी खराब हो जाएगा, ठीक है, उनको ये समस्या हो जाती है। तो इनसे भी थोड़ा अवॉइड रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई। साइन एंड सिम्टम्स, देखिए ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम स्पष्ट नहीं होते हैं, आप देख करके नहीं बता पाओगे कि इनका बीपी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, जब तक आप उनसे पूछोगे नहीं। और वो भी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने चेक करवाया है प्रॉपर, ठीक है, पंप के द्वारा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। देखिए यहाँ पर लिखा है, बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है। अंदर ही अंदर अगर सही समय पर इसका उपचार न किया गया तो व्यक्ति को मार देता है ये। ठीक है, तो ये साइलेंट किलर होता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो एक सिम्टम होता है वो ये होता है कि ऐसे पेशेंट को घबराहट बहुत जल्दी होती है। इसका बीपी बढ़ा रहता है ना, उसको वो घबरा बहुत जल्दी जाता है। मतलब कोई भी सिचुएशन देखेगा तुरंत उसका जो लैपटॉप का जो साउंड है, जो पल्स रेट है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है किसी को जब बीपी की समस्या होती है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर 2 प्रकार के हाइपरटेंशन होते हैं। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, लंबे समय तक जो रहता है उसकी वजह से। ठीक है, अगर किसी को प्राइमरी हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन किस और किन चीजों का कारण बन सकता है, ठीक है, या किसकी वजह से हो सकता है। मान लीजिए किसी को ओबेसिटी है, बहुत मोटे व्यक्ति हैं, बहुत मोटापा है, तो हो सकता है उनको बीपी की भी समस्या हो। ठीक है, लंबे समय तक जिनको डायबिटीज की समस्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंट जिनको डायबिटीज है, तो हो सकता है उनको हाइपरटेंशन भी हो। जो बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा नमक ले रहे हैं, उनको भी हो सकता है। जो बहुत अधिक अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी हो सकता है। जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मतलब जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जो व्यायाम नहीं कर रहे हैं, जो जिम नहीं जा रहे हैं, उनको हो सकता है। जो लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं, उनको भी हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग का डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट उसका लंग्स पर रहता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली प्राइमरी हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। तो ये इतने सारे कारण हैं जो आपकी बीपी को बढ़ा सकते हैं, यानी आपकी हाइपरटेंशन को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को प्राइमरी हाइपरटेंशन है, मतलब जो लंबे समय तक बीपी बढ़ा है, तो उसको क्या क्या हो सकता है, मतलब बीपी की वजह से और बीमारियां क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक है ना, मतलब हृदय गति रुकना और कम होना। एनेरिज्म मतलब एक बल्ज, मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हो उभार आ जाना। ठीक है, आर्टरी में एक अलग से उभार आ जाता है, जैसा बड़ा सा फोड़ा निकला है अगर आपके कहीं किसी जगह पर, तो वो उभार निकल आता ना, ऐसे आर्टरी में कोई उभार आ जाए, किडनी फेल हो जाती है, स्ट्रोक है ना हार्ट में। ठीक है, जो हार्ट होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता है। एम्प्यूटेशन, पल्स रेट का ऊपर नीचे होना, जो पल्सेशन है ना, पल्स रेट वो ऊपर नीचे होना। इसके साथ साथ आंखों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है, आंखों में पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। अगर लंबे समय तक बीपी रहा तो कैपिलरीज फट जाएंगी। जब फट जाएगी तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, अंधा हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं होती है जो बीपी की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बीपी जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर मैंने पढ़ाया। तो बीपी में क्या देना चाहिए? तो बीपी में मेडिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जब किसी को बीपी रहता है ना तो उसको आसन तुरंत नहीं कराते, क्योंकि स्टेज के हिसाब से देखते हैं कि उसको स्टेज 1 का है, स्टेज 2 का है या स्टेज 3 यानी क्राइसिस वाला है। क्राइसिस वाली कंडीशन में तो केवल एक ही उपाय है, मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है बीपी के लिए। आपने कई रिसर्च पेपर भी देखे होंगे। किसी प्रकार का ध्यान ले लो, सविता ध्यान ले लो, ज्योति ध्यान ले लो, अजपा जप ले लो, सोहम साधना या ध्यान ले लो, किसी प्रकार का ध्यान होना चाहिए, लेकिन उससे बीपी बहुत ज्यादा रहता है। डाइट क्या होनी चाहिए? सॉल्ट कम करना चाहिए, अगर हो सके तो अस्वाद भोजन का इस्तेमाल करें, अस्वाद जिसमें नमक मिर्च हो ही ना, बिल्कुल सबसे बेस्ट भोजन वो होता है, ठीक है। इसके साथ कफ वाले भोजन नहीं, क्योंकि कफ अगर होगा ना, किसी पेशेंट को कफ भी है उसको बीपी भी है, तो अगर कफ बढ़ेगा तो खांसी आएगी, खांसी आएगी तो उसका जो बीपी वो और बढ़ जाएगा, मतलब उसको घबराहट और हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट में कफ कम कराना, तो यानी चावल का इस्तेमाल कम करना है, ठंडे दूध का इस्तेमाल कम करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करना है, यानी कफ को कम करना है। सीधी सी बात ये है, जो कफ जनित वाले जो पदार्थ हैं उनका उपयोग कम करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब कफ नहीं बढ़ेगा तो स्नीजिंग कफिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से बीपी उसका एग्रीवेट ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज बीपी में ध्यान रखना, ये चीजें करवानी है। एंजाइना पेक्टोरिस एक दूसरी समस्या है जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। एंजाइना किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है एंजाइना। एंजाइना यानी चेस्ट पेन, छाती में होने वाले दर्द को एंजाइना कहा जाता है। और वो छाती में दर्द स्पेशली किसके द्वारा हो रहा है? जब वो दर्द आपके हार्ट की वजह से हो रहा हो, हृदय की वजह से अगर चेस्ट में पेन हो रहा हो तो उसका नाम डॉक्टर लोग बोलते हैं एंजाइना। अब यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइना है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना। कई बार मसल्स की वजह से भी छाती में पेन होता है। मान लीजिए कि आपकी 6-7 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और आपकी एलिवेटर यानी लिफ्ट काम नहीं कर रही है, तो आपको भाग करके सीढ़ियां चढ़नी है फिर उतरनी है, तो चेस्ट में पेन हो जाएगा, क्यों? मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। कई बार लंबे समय तक आपने योगाभ्यास ना किया हो, फिर एक दिन आप योगाभ्यास चक्रासन वगैरह कर लो, ठीक है, तो चेस्ट में पेन होने लगेगा। वो होता है स्टेबल एंजाइना, यानी आप आराम करोगे, मसाज करोगे, ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब ये है कि जब आप आराम भी कर ले रहे हो, सो के उठ भी जा रहे हो, फिर भी आपको दर्द हो रहा है, मसाज करने के बावजूद भी दर्द नहीं हो, तो इसको बोलते हैं अलार्मिंग स्टेज। कि अब यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल गया कि भाई साहब ये ठीक ऐसे नहीं होगा, आपको डॉक्टर को जाना पड़ेगा। तो एक मेडिकल इमरजेंसी यानी अनस्टेबल एंजाइना, यानी चेस्ट में जब ऐसा पेन जो आराम करने पर भी ठीक ना हो, तो ये पहली कंडीशन होती है कि जब डॉक्टर के पास हमें जाने को पड़ता है। तीसरा है वेरिएंट एंजाइना या फ्रिंज मेटल एंजाइना, यानी इसको इसलिए कहा गया है जो स्पेशली कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से ना हो, ठीक है, मतलब स्पेशली कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से नहीं, यानी आप ये कह सकते हो केवल कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से ही नहीं, अपितु उसके साथ साथ अगर ब्लड फ्लो परमानेंटली बैन हो जाए, मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझो कि हृदय की मांसपेशियों में जब रक्त प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है तो उसकी वजह से मायोकार्डियम जो उसकी मांसपेशियां होती हैं उनमें जब दर्द होता है तो उस दर्द की वजह से पूरे चेस्ट में दर्द होता है, उसको बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना। यानी हृदय की मांसपेशियों में दर्द होने की वजह से आपकी छाती में दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो ये जो वेरिएंट एंजाइना है इसी को एंजाइना पेक्टोरिस कहा गया है, जो आपकी स्पेशली हार्ट से जुड़ी हुई समस्या है, ठीक है। अब इसमें इसके साथ साथ मतलब अमूमन क्या क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब किसी को अगर एंजाइना पेक्टोरिस है तो उसके साथ और क्या क्या हो सकता है? बर्निंग, जलन का महसूस होगा, फुलनेस का महसूस होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ भरी भरी सी महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा, प्रेशर, दबाव महसूस होगा, स्क्वीजिंग, ऐठन जानते हो, जैसे मरोड़ टाइप का, मरोड़ ऐसा महसूस होगा, डिजीनेस, चक्कर आना ऐसे पेशेंट को महसूस हो सकता है, फटीग, थकान महसूस हो सकती है, नोजिया, सेंसेशन ऑफ वोमिटिंग, मतलब उल्टी करने की इच्छा, उसको बोलते हैं नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस प्रॉपर नहीं ले पाना, स्वेटिंग, पसीना आने लगता है ऐसे पेशेंट को, स्पेशली चेस्ट से, और दम घुटने की वजह से तो पूरी बॉडी में पसीना आता है। तो ये कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसकी जो एंजाइना पेक्टोरिस को और बढ़ाते हैं, स्पेशली वेरिएंट एंजाइना को। इसके साथ साथ रिस्क फैक्टर क्या है? देखिए रिस्क फैक्टर का मतलब ये है ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से ये समस्या और बढ़ सकती है।
तो यानी इंक्रीजिंग एज, बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या बढ़ेगी। अगर किसी को फैमिली में कोई समस्या हार्ट की है तो ये समस्या हो सकती है। तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायबिटीज है, बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी यानी मोटापा है, भावनात्मक रूप से आप परेशान है या मानसिक स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव है, और कोई ड्रग्स ले रहे हैं, कोई मेडिकेशन, ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से ये हार्ट की जो बीमारियां होती हैं ट्रिगर करती हैं। न केवल एंजाइना पेक्टोरिस, अब तो आगे की जितनी आप हार्ट की बीमारियां पढ़ेंगे ना, वो सभी, इसमें हाइपरटेंशन को भी आप ऐड कर लीजिए, इतने सारे जो मैंने रिस्क फैक्टर बताए हैं ये सबके लिए लागू होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो स्पेशली मैंने आपको बताया। ये केवल एंजाइना पेक्टोरिस के लिए नहीं है, ये सारे यानी क्लिनिकल फीचर्स भी और रिस्क फैक्टर भी, ये ऐसे पॉइंट है जो लगभग सभी कोरोनरी आर्टरी स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में लागू होंगे, जो हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। ठीक है, अब ये वाली बीमारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी क्या है आप जानते हैं? जो हार्ट में ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। वेरी गुड। जो हार्ट में शुद्ध रक्त, हार्ट की कौन सी मसल को स्पेशली सबसे ज्यादा कौन सी मसल्स को प्रोवाइड करती हैं? मायोकार्डियम। ठीक है, गुड। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक तरफ देख रहे हैं नॉर्मल आर्टरी, है ना, आपको एक तरफ नॉर्मल आर्टरी दिखाई दे रही होगी, एक तरफ दिखाई दे रही है ब्लॉक्ड आर्टरी। तो ब्लॉक्ड आर्टरी में आपको प्लेग दिखाई दे रहा है। प्लेग बेसिकली क्या होता है? प्लेग बेसिकली होता है कोलेस्ट्रॉल का जमना। मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि थक्का बनने लगता है, वहां पर जमाव, डिपोजिशन हो जाता है फैट का, चर्बी का। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर भीतर, तो उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने लगती हैं। ठीक है, यानी उनका जो ल्यूमन है, जो अंदर का जो एरिया स्पेस होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी प्रॉपर मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती हैं। उस कंडीशन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। दो नाम इसके और हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी इसी को कहते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज भी इसी को कहते हैं, और इस्केमिक आर्टरी डिजीज भी इसी को कहा जाता है। एक कंडीशन यहाँ पर लिखा है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि जब आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो उस कंडीशन को कहते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, मतलब जब वो आर्टरीज में रिस्ट्रिक्शन होने लगे, जब आर्टरीज प्रॉपर काम ना करने लगे, उनके अंदर कुछ जमने लगे, जिसकी वजह से उनका जो एरिया है वो पतला हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। और ये आर्टरियोस्क्लेरोसिस कौन सी आर्टरी में हो रही है? वेरी गुड, कोरोनरी आर्टरी में हो रही है। ठीक है, तो उस वजह से इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें भी आपको क्लिनिकल फीचर्स लगभग सेम ही मिलेंगे जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बीमारियां ऐसे ना जो लगभग सभी समान ही लक्षण महसूस होते हैं। स्क्वीजिंग यानी ऐंठन, दबाव, हैवीनेस, भारीपन, टाइटनेस, है ना, और बर्निंग यानी जलन महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, इनडाइजेशन कई बार होता है, यानी पेट तक भी इसका महसूस होता है, अपच की समस्या, हार्ट बर्न का मतलब होता है बर्निंग सेंसेशन, जलन वाले जो पॉइंट है ना, उसी को हार्ट बर्न कहते हैं। वीकनेस, कमजोरी, स्वेटिंग, ठीक है, चेस्ट में पेन, एंजाइना यानी चेस्ट में दर्द, उसी को एंजाइना कहते हैं। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग में कई बार महसूस होती है, जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है। अगर कोई सांस ले पाए ना, सबसे पहले पसीना निकलता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको महसूस करना है तो आप अपने नाक, अपने मुख को बंद करिएगा, जब आपका दम घुटेगा तो आपका पसीना निकलने लगता है। तो स्वेटिंग के जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्वेटिंग क्यों लिखा हुआ है, स्वेटिंग का क्या मतलब है, यानी जब प्रॉपर वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, पेन महसूस होता है, तो फिर अपने आप ही स्किन के जो नर्व्स है वो काम करती हैं और बॉडी रिस्पॉन्स करती है स्वेट ग्लैंड के रूप में। ठीक है, तो इतने सिम्टम्स महसूस होते हैं। इसके साथ रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है? कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे तत्व जो जिनकी वजह से ये बीमारी और बढ़ सकती है। ठीक है, और बढ़ सकती है, जैसे क्या? हाई ब्लड प्रेशर, अगर हाइपरटेंशन है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज और सीवियर हो सकती है। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आप खा रहे हो, मैं आगे डाइट एंड न्यूट्रिशन बताऊंगा, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो आप परेशान मत होइए। अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो, पाम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप डालडे का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है,
तो वो आपके लिए घातक है। इसके साथ साथ अगर आप गुड कोलेस्ट्रॉल को लें, जो अब शुद्ध देसी घी है, उसको खाने से समस्या नहीं होती। एक सीमा में खाइए शुद्ध देसी घी तो कोई समस्या नहीं। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, ठीक है, तो वो भी जरूरी है। तो वो अगर कम ले रहे हो तो ये समस्या हो सकती है, आपको वो ज्यादा लेना है, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। अगर डायबिटीज है तो आपको ये समस्या और हो सकती है, ओबेसिटी है तो ये समस्या और बढ़ सकती है, स्मोकिंग, टोबैको, ये जो ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से कई बार समस्याएं देखने को मिलती है। क्योंकि स्मोकिंग वगैरह से खांसी बढ़ती है, और खांसी एक ऐसी समस्या है जो न केवल रेस्पिरेटरी बट कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए भी घातक होती है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो रिस्क फैक्टर है, यानी ऐसे पॉइंट जो इस बीमारी को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहीं तक रखें कि और पढ़ाएं अभी? थोड़ा सा बचा है, बताइए। सिम्टम्स में एक ये इचिंग, ये क्या है समझ में नहीं। एकिंग, दर्द, ठीक है, इचिंग नहीं, हाँ, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है, हार्ट अटैक। कुछ लोगों को आज नाम पता चला होगा कि हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर लोग उसको हार्ट अटैक नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब मायोकार्डियल क्यों है? क्योंकि मायोकार्डियम, अब आपको समझ में आएगा, मायोकार्डियम तो एक मसल्स का नाम होती है। तो आप यहाँ पर देखिए होता क्या है, देखिए जब कोरोनरी आर्टरी परमानेंटली ब्लॉक हो जाए, देखिए यहाँ पर परमानेंटली ब्लॉक नहीं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस होता है तो रक्त जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्लड क्लॉट हो गया, परमानेंटली प्लेग जम गया, पूरी तरीके से अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो जिस जगह की कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो वहां की मसल्स डेड हो जाती हैं, और जब मसल्स डेड हो जाती हैं तो हार्ट पंप करना बंद कर देता है, और जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो शरीर की गति भी रुक जाती है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब कम समय के लिए वो चीज होती है तो इंसान बच जाता है, सीपीआर वगैरह दो तो इंसान बच जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि खड़े खड़े इंसान को हार्ट अटैक पड़ता है और वो फिर बच नहीं पाता है, ठीक है, जब लंबे मसल्स को ये प्रभावित कर देता है। अगर थोड़ी मसल्स को प्रभावित करता है तो बच सकता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखो आसान भाषा में कि हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन है जब कोरोनरी आर्टरी परमानेंटली ब्लॉक हो जाए और उसकी वजह से मायोकार्डियम में ब्लड का फ्लो परमानेंटली बंद हो जाता है, तो मायोकार्डियम काम करना बंद कर देती है। उस कंडीशन को हार्ट अटैक कहा जाता है, क्योंकि अगर मायोकार्डियम ने काम करना बंद कर दिया तो हार्ट भी काम करना बंद कर दिया, और अगर हार्ट काम करना बंद कर दिया तो शरीर तो उसका तो फिर कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो उस कंडीशन को हार्ट अटैक कहा जाता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को सिम्टम्स क्या महसूस हो सकते हैं? कई बार तो पेशेंट को सिम्टम भी महसूस नहीं होते हैं, स्वस्थ होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको कोई समस्या भी है, और अचानक खड़े खड़े गिर जाता है। आपने कई वीडियो जैसे देखे होंगे कि कोई अपनी शादी में है और वो अच्छे से वरमाला डालने वाली स्थिति में है और हार्ट अटैक आ गया और गिर गया। कोई युवा व्यक्ति गिर रहे हैं, 25-26 साल वाले गिर जा रहे हैं, परमानेंटली गिर जा रहे हैं, मतलब क्या चले जा रहे हैं हार्ट अटैक की वजह से, ठीक है। तो ये कंडीशन इतनी खतरनाक होती है, हार्ट अटैक, पता ही नहीं चलेगा सिम्टम्स इसमें क्या है। हालांकि कुछ सिम्टम्स मैंने लिखे हैं लेकिन कई बार ये पता चलते नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, स्वेटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, एंजाइटी, ठीक है, और ऐसा महसूस, हाँ ये जो लास्ट सिम्टम है ना, ये महसूस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग लाइक यू आर गोइंग टू फेंट, मतलब ऐसा लगता है कि हम चक्कर खा के गिरने वाले हैं, तो ये महसूस होता है। क्योंकि जो व्यक्ति सीपीआर के बाद वापस जिंदा बच के आता है वो व्यक्ति क्या बोलता है डॉक्टर से कि बस हमको इतना पता चला कि हम अभी गिरने वाले हैं, ऐसा लगा कि सब कुछ घूमने लगा है हमारे सामने। तो ये पॉइंट, जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मायोकार्डियल इंफार्क्शन में केवल एक ही सिम्टम है, केवल एक ही लक्षण है कि उसको इतना पता चलता है कि सब सर उसका घूमने लगा और वो गिरने वाला है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इसमें आपको यहाँ पर याद रखना है, बाकी पॉइंट आप याद नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिस्क फैक्टर तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी वजह से ये समस्या होती है। बीपी है, शुगर है, स्मोकिंग है, एज, फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रेस, फिजिकल इनएक्टिविटी, ड्रग यूज, मतलब
आपको स्मोकिंग से बचना है, आपको स्ट्रेस से बचना है, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करती रहनी है, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है, बीपी को कंट्रोल में रखना है, तब जाकर के आपको हार्ट अटैक से। अब ये किन के लिए लागू होता है? जिनको एक बार अटैक पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा कि इन भाई साहब को 4 बार अटैक पड़ा है फिर भी ये जीवित है, ऐसा आपने सुना होगा। तो इसका मतलब अगर उसको एक बार अटैक आया और वो जीवित बच गया है तो उसके लिए लागू हो जाता है कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर आपको ध्यान वगैरह करना है, ठीक है, प्रॉपर आपको लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है ताकि दोबारा अटैक ना पड़े, ठीक है। तो कई बार लोगों को पहली बार अटैक पड़ता है और वो नहीं वापस आ पाते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी किस्मत किसी की अच्छी होती है कि बार बार अटैक पड़ने पर भी वो स्वस्थ रहते हैं, तो वो उनकी अपनी बॉडी पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे व्यक्तियों में, ठीक है। डाइट होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, है ना, फ्रूट्स, लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन का मतलब ये होता है जिनमें एमाइनो एसिड्स भर भर के हो, एमाइनो एसिड्स, और वो भी कौन से? एसेंशियल एमाइनो एसिड। 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ठीक है। तो एसेंशियल होते हैं 10, वेलाइन, क्रिप्टाइन, ऐसा करके है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड हो। और किन किन को कम करना है? शुगर को, प्रोसेस्ड फूड को, इनको कम करना है ताकि डायबिटीज कंट्रोल में रहे, ताकि बीपी कंट्रोल में रहे, ताकि ओबेसिटी कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें एक मायोकार्ड इंफेक्शन वाले पेशेंट को करवाई जाती हैं, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हुई। मुझे लगता है ये भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, कार्डियक अस्थमा, ठीक है। फिर इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे एक आध दिन अगर मैं क्लास ऑफ भी रखूं तो अभी मेरी जो 1-2 क्लासेस होंगी थोड़ा लंबी ही होंगी, क्योंकि हो सकता है कि फिर 1-2 दिन क्लास ऑफ रहे, ठीक है, संडे और सोमवार को, ये भी हो सकता है। तो 1-2 दिन में क्लास लंबी लूंगा, आज जैसे आज लंबी लिया है कल ऐसे लंबी लूंगा, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ वो है कार्डियक अस्थमा। इसको मैं कल भी बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी तक आपका ब्रेन थोड़ा सा थक चुका होगा, तो ऐसा मत सोचेगा इस वाली बीमारी को मैं कल नहीं बताऊंगा। अभी केवल आप ओवरव्यू समझ लीजिए कि होता है, क्योंकि ये कठिन बीमारी है, ये एक बार में समझ में भी नहीं आएगी, मुझे इतना पता है, क्योंकि मुझे भी नहीं आई थी एक बार में समझ, तो मैं जानता हूँ कि आपको भी एक बार में समझ में नहीं आएगी। कार्डियक अस्थमा क्या है? आ गया था वो दमा, उसके बारे में तो ठीक था, लेकिन कार्डियक अस्थमा क्या है? देखिए, कार्डियक अस्थमा इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। इस बीमारी को कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, यानी जब हार्ट व्यक्ति का फेल हो जाए, किस तरफ का? लेफ्ट साइड का जब हार्ट फेल हो, लेफ्ट साइड का हार्ट, समझ रहे हो ना, यानी लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जब हिस्सा फेल हो जाता है। और आपको पता है अगर लेफ्ट वेंट्रिकल वाला हिस्सा फेल हो गया तो पूरी एओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा, और अगर एओर्टा में ब्लड नहीं गया तो पूरी बॉडी अपने आप रुक जाएगी, और अगर ये लंबे समय तक रहा तब भी तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्लड भी तो चाहिए ना व्यक्ति के शरीर में। और ब्लड कौन पहुंचाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ही तो एओर्टा में पुश करता है, यस या नो? यस सर। हाँ, तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल काम करना बंद कर दिया तो पूरी कहानी खत्म है। फिर ब्लड आ तो रहा है वेना कवा से, लेकिन जा नहीं रहा है, और जब जा नहीं रहा है तो सेल्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स को चाहिए एटीपी, एटीपी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ नहीं रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अस्थमा, जिसमें लेफ्ट साइड का जो हार्ट का केवल एक तरफ का जो चैम्बर, 2 चैम्बर जो है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये परमानेंटली या टेम्परेरी, क्योंकि व्यक्ति ठीक भी हो सकता है, तो टेम्परेरी जब ये डैमेज करने लगते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है कार्डियक अस्थमा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। इस वाले पॉइंट में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा इसके डेफिनेशन से, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कार्डियक अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हृदय के बाईं तरफ वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और जिसकी वजह से आयोटा में ब्लड नहीं जा पाता है, और ऑक्सीजन के अभाव की वजह से शरीर काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति को कार्डियक अस्थमा कहा जाता है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। इतनी कहानी में मैंने वही सब कुछ लिख रखा है। सिम्टम्स में वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लगभग सिमिलर टू अस्थमा। मतलब जो मैंने अस्थमा में सिम्टम बताया था ना, वीजिंग साउंड होना, विजलिंग साउंड होना, लगभग सिम्टम्स वही होते हैं, ठीक है। लेकिन एक अतिरिक्त सिम्टम जो इसमें यहाँ पर होता है वो ये होता है कि इसमें आयोटा में ब्लड नहीं जा पाता है, यानी ऑक्सीजन का अभाव सेल के लेवल पर अगर जिस कंडीशन में होता है उसको बोलते हैं कार्डियक अस्थमा। देखिए, सिम्टम लगभग वही है, जैसे यहाँ पर लिखा फीलिंग ब्रेथलेस, वीजिंग, कफिंग, जल्दी जल्दी सांस लेना, गड़गड़ाहट की आवाज आना, जल्दी थक जाना, सेंसेशन ऑफ वोमिटिंग, उल्टी जैसा महसूस करना, हृदय की गति का बढ़ना,
ठीक है। तो सिम्टम्स लगभग आप सेम महसूस करेंगे, लेकिन सेल के लेवल पर जो ऑक्सीजन का अभाव होता है वो इस कंडीशन में देखने को मिलता है। अगर किसी को हाई बीपी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इर्रेगुलर हार्ट बीट है, ठीक है, या थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, हाइपरथायराइडिज्म है, तो उस कंडीशन में उनको बोलते हैं रिस्क फैक्टर। ऐसे पेशेंट में कार्डियक अस्थमा और जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको बीमारी और डॉक्टर बोलता है ये चीज नहीं खानी है, और अगर आप वही चीज खा लो तो बीमारी बढ़ जाती है ना, होती है ना ऐसी चीज। तो वही चीज है, मान लीजिए आपको बुखार और डॉक्टर बोलेगा कि आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना, गर्म पानी से नहाना है, और आपने बुखार में ठंडे पानी से नहा लिया, तो ठंडा पानी का रिस्क फैक्टर, ठंडे पानी से नहा ले तो बुखार और जल्दी हो जाएगा, गुनगुने पानी से नहाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वही चीज है रिस्क फैक्टर। अब आपको समझ में आ गया रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है। मतलब एक ऐसी चीज जो उस बीमारी को और बढ़ा दे, ठीक है। डायग्नोसिस क्या होता है इसमें, फिजिकल एग्जाम होता है, मतलब डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके देखता है किस तरह का कैसे क्या है, कहाँ पर ऑर्गन का, इस तरीके का ब्लड टेस्ट करते हैं कि ब्लड में कहाँ ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच रही है, कहाँ पर नहीं। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इकोकार्डियोग्राम, ये आप लोग जानते हो, तार लगाते हैं ऐसे, जैसे स्टिकर टाइप में आपने देखा होगा, चिपका देते हैं छाती पर आप लोग, हाँ, उसमें वेव्स को चेक करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या होता है, हार्ट की जो पेसमेकर होते हैं उनकी गति चेक करी जाती है, और इकोकार्डियोग्राम में साउंड चेक किया जाता है, ठीक है, साउंड वेव चेक की जाती है कि जो लप टप का जो साउंड आ रहा है वो कितना आ रहा है। फिर चेस्ट का एक्सरे होता है, ब्रीदिंग टेस्ट होता है, स्पायरोमेट्री, एक स्पायरोमेट्री होती है, उसमें आपको फूंकना पड़ता है, फूंकना बहुत तेजी से फूंकना पड़ता है, तो उससे ब्रीदिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या डॉक्टर देते हैं, तो एक इंटरटॉप्स करके एक दवा होती है वो दी जाती है, ठीक है। या फिर इसमें अगर हार्ट के वाल्व में कोई समस्या हो तो वाल्व रिप्लेस हो जाता है, जैसे जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, बाइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व रिप्लेस हो जाते हैं। इवन पेसमेकर भी रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उसमें कोई समस्या हो तो वो रिप्लेस हो जाएंगे। सोडियम लेवल को कम करना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हेड, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि छाती के बल नहीं लेटना है, ठीक है। मतलब आपको प्रोन लाइन पोस्चर में नहीं लेटना है, सुपाइन लाइन पोस्चर में लेटना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, और लेस लिक्विड, मतलब ये कि बार बार पानी नहीं पीना है। अब तो आप नारियल पानी, सूप एक बार, कुछ लोग होते ना कि बार बार पानी, वाटर पीना, तो उसकी वजह से क्या होता है कई बार, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है लंग्स में, ठीक है। जो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लंग्स की जो लेयर होती है ना, इवन हार्ट का लेफ्ट साइड का तो खराब है, उसकी वजह से लंग्स का जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है ना, क्योंकि इसमें दो लोग होते हैं, तो जो नीचे वाला जो एपेक्स के आसपास का एरिया होता है वहां पर फ्लूइड रिटेंशन, पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए लिखा है पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, यानी पानी रुक जाता है। जो पल्मोनरी फ्लूइड है ना, पैराइटल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, तो प्लूरल फ्लूइड और एक्सेस एक्युमुलेट हो जाता है। तो एक्सेस आपको वाटर लिक्विड पे नहीं रहना है, इसमें बार बार पानी नहीं पीना है, पानी नॉर्मल पीना है जितना आप पीते हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना बार बार, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइडेंस रखना है, ठीक है। थोड़ा मतलब एज अ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में है, परमानेंटली इलाज नहीं है। परमानेंटली इलाज डॉक्टर फिर प्रॉपर मेडिकेशन देते हैं तो उससे ठीक व्यक्ति हो जाता है, लेकिन केवल लेस लिक्विड ही परमानेंटली इलाज इसमें नहीं है। यौगिक मैनेजमेंट देखिए, यहाँ पर कुछ आसन बहुत कम लिखे गए हैं कि पवन मुक्तासन का सीरीज 1 सीरीज 2, वज्रासन, शशांकासन, मतलब जो रिलैक्सेसिंग आसन है केवल वही बताया गया है। फिर अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन विदाउट कुंभक, ये ध्यान रखना है। योग निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट के डिजीज में सभी के लिए। फिर यहाँ पर ध्यान बहुत बताया गया, जैसे मौन है, सोहम है, ज्योति है, जपा, ये सारे जो प्रोटोकॉल आपके रोग और योग पुस्तक में है। इसके अलावा योगा थेरेपी करके पुस्तक, उसमें भी प्रोटोकॉल है, तो वहां से भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोटोकॉल जो बताया गया है वो आप देखेंगे बड़ा रिलेवेंट प्रोटोकॉल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो लीन प्रोटीन वाली डाइट है वो रखना है। अवॉइडिंग मीन मतलब मांस, मछली, ये जो चीजें जो होती हैं जिससे फैट बढ़ता है, जिससे चर्बी बढ़ती है, तो उनको अवॉइड करना है, ठीक है। जो एक्सेस आप ऑयली चीजें जैसे डालडा है, पाम ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, इनका इस्तेमाल कम करना है, ठीक है। शुद्ध सरसों के तेल से कोई चीज बनी हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु कम मात्रा में, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हरी पत्तेदार सब्जियां, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। होल ग्रेन्स, फूड, वेजिटेबल्स, उनका इस्तेमाल यहाँ पर करा जा सकता है।
तो ये सारी चीजें हैं। फिर दिस विल रिड्यूस ओबेसिटी विच इम्पोज, मतलब ओबेसिटी को भी यहाँ पर कम करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपकी एक तरीके से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, जो मैंने प्रॉपर एक प्रोटोकॉल बनाया है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपको सभी प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जितनी भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में लेकर के, ये आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से याद रखना है, चीजों को ध्यान रखना है, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चीजें आपको बताई हैं। आप किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा है प्रश्न। हाँ बोलो। जी, तो अभी तो आपने बोला था कि कार्डियक अस्थमा में जो पानी कम पीने के लिए, लेकिन ये शरीर को